अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स को, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस को डिटेल में। न्यूक्लियस को डिटेल में स्टडी करने के लिए और इसकी डायग्राम देखने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। और इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में सेल ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। और सेल ऑर्गेनेल्स को अगर हम देखें तो ये क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी सेल को बनाने में यूज़ होते हैं। यानी सेल ऑर्गेनेल्स को हम कहते हैं कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये जब भी असेंबल करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सेल्स। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलकर जो है वो क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे, जिनमें से बहुत सारे जो है वो आप लोगों को नाम भी पता होंगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स देखें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स की, तो इनमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है? हम देखते हैं न्यूक्लियस एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम देखते हैं वैक्यूल्स हैं जो कि सेल को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनको हम ER भी कहते हैं। साथ ही साथ जो है वो गोल्जी अपरेटस भी है। और भी बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है या किन सेल्स में पाया जाता है, तो वो हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस की अगर हम अक्रेंस देखें तो ये कहाँ पर अकर करता है? ये अकर करता है यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद हम न्यूक्लियस की डायग्राम जो है उसको लेबल भी करके देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस की अक्रेंस क्या है। तो अगर हम अक्रेंस देखें तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जिनमें हमें पता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल्स जिनमें के वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर हम ये देखें कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें के प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं या प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस की लोकेशन क्या होती है। अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें और एक प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि न्यूक्लियस की अगर हम लोकेशन देखें तो एनिमल सेल्स में इसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है और प्लांट्स के अंदर इसकी जो लोकेशन है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। और वो कैसे? हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के न्यूक्लियस की लोकेशन अगर हम एनिमल सेल्स में देखें, लोकेशन एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में पाया जाता है। एनिमल सेल्स के सेंटर में ये पाया जाता है न्यूक्लियस।
स्टूडेंट्स अगर हम लोग प्लांट सेल्स की बात करें तो यही न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो जो लार्ज वैक्यूल होता है वो इस न्यूक्लियस को एक तरफ या एक साइड पर जो है वो क्या कर देता है, पुश कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से ये लार्ज वैक्यूल सेंटर में पाया जाता है, और ये सेंटर में होने की वजह से ये पुश कर देता है इस न्यूक्लियस को टू अ साइड, पुश न्यूक्लियस टू अ साइड, यानी एक तरफ जो है ये क्या कर देता है, पुश कर देता है न्यूक्लियस को। स्टूडेंट्स हमारे पास ये डायग्राम है न्यूक्लियस की जो आप लोगों को नज़र भी आ रही है। हम ये देखते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के, जिनको हम लेबल करेंगे और मैं साथ साथ बताऊँगी कि ये कौन से पार्ट्स हैं और इनका क्या रोल है। अगर हम बात करें इस पार्ट की, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये है न्यूक्लियर एनवेलप, यानी हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कवरिंग होती है, यहाँ पर एक लेयर होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। ये हमारे पास जो एरिया शो हो रहा है ये है न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर एनवेलप आप लोगों को नज़र आ रही है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये आपको न्यूक्लियर एनवेलप नज़र आ रही है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है लिक्विड लाइक मटेरियल, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे स्टूडेंट सेल के अंदर जो है वो सेमी विस्कस एक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल या एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग को ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, या हम कहते हैं कि ये एक डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस। इसी तरह आप लोग को ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। और अगर हम जब भी ये जो क्रोमोसोम्स हैं या ये जो क्रोमेटिन आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जब भी ये क्रोमोसोम्स नॉन डिवाइडिंग फेज में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। और जब भी यही क्रोमेटिन जब डिवाइडिंग फेज में जाएंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे क्रोमेटिन का। ये मैं आपको नीचे करके थोड़ा सा लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इनको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। जब ये क्रोमोसोम्स नॉन डिवाइडिंग फेज में होते हैं तो हम इनको नाम देंगे क्रोमेटिन का, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और ये किसी भी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, कोई धागे के स्ट्रक्चर्स है जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। लेकिन जब ये क्रोमेटिन किस में आते हैं, जब ये सेल जो है वो किस फॉर्म में आते हैं, जब ये सेल आता है डिवाइडिंग फेज में, तो यही क्रोमेटिन जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये है क्रोमोसोम्स। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम्स। जब यही क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो आ जाएंगे, तो इनको हम कहेंगे ये हैं क्रोमोसोम्स। और ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कब आते हैं, जब सेल अपने डिवाइडिंग फेज में आता है। यानी क्रोमोसोम्स आपको नज़र आएंगे सेल के डिवाइडिंग फेज में। जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो आप लोगों को यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि क्या है, क्रोमेटिन थे नॉन डिवाइडिंग फेज में, जब यही सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में जाएगा तो ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी ये क्रोमोसोम्स आपको नज़र आएंगे सेल के डिवाइडिंग फेज में और ये क्रोमेटिन आपको नज़र आएंगे नॉन डिवाइडिंग फेज में, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। नॉन डिवाइडिंग फेज में आपको नज़र आएंगे क्रोमेटिन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पर कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप में आपको कुछ सुराख नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये स्टूडेंट्स आप लोग को ये जो पोर्स नज़र आ रहे हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप में मौजूद हैं, इनको हम लोग कहते हैं, ये कौन से पोर्स हैं, ये पोर्स है न्यूक्लियर पोर्स।
यानी न्यूक्लियर एनवेलप में जो सुराख होंगे उनको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स का। और कोई भी मटेरियल की अगर ट्रांसपोर्ट होनी है तो वो न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू ही होगी। जब भी किसी भी न्यूक्लियस को कोई भी मटेरियल चाहिए होगा तो वो किस तरह एक्सचेंज होगा या ट्रांसपोर्ट होगा, वो इस न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू ही होगा। और ये पोर्स भी उस ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक आउटर मेम्ब्रेन आप लोगों को नज़र आ रही है, एक इनर मेम्ब्रेन आप लोगों को नज़र आ रही है, जो कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है। और हम इसको जो है वो कलेक्टिवली इन दोनों मेम्ब्रेन्स को कह रहे हैं कि ये बना रही हैं, ये जो डबल मेम्ब्रेन्स हैं ये बना रही है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। यहाँ हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल की एक बाउंड्री होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस की भी अपनी जो है वो एक बाउंड्री होती है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप का। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर भी एक जो है वो सेमी विस्कस सब्सटेंस होते हैं या फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में आप लोगों को दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। एक तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये डार्क स्पॉट जिसे हमने नाम दिया न्यूक्लियोलस का, और इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं जिसे हमने नाम दिए क्रोमेटिन का। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि क्रोमेटिन जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, यानी डिवीजन नहीं हो रही होगी सेल की, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होंगे, यानी जेनेटिक मटेरियल हमारा थ्रेड लाइक फॉर्म में होगा जिसे हम नाम देंगे क्रोमेटिन का। और जब हमारे सेल्स डिवाइड करने जा रहे होंगे तो यही क्रोमेटिन जो होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स बना देंगे जिन्हें हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी क्रोमेटिन जो है वो अपने नॉन डिवाइडिंग फेज से सेल जाएगा अपने डिवाइडिंग फेज में, तो यही क्रोमेटिन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम्स में, अपने वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स में। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर कुछ पोर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर ब्लू कलर के कुछ सुराख नज़र आ रहे हैं जो कि आप लोगों को कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप में। और इन पोर्स को हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स का। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वो एक दफ़ा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने जैसे डायग्राम देखी, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया डायग्राम कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनकी डिटेल में चले जाते हैं कि जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स हैं इनका क्या रोल होता है। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में देखा कौन सा कंपोनेंट था, वो था न्यूक्लियर एनवेलप का। तो न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल, इसकी दो मेम्ब्रेन्स आप लोगों को नजर आई और इसकी एक थी आउटर लेयर और एक थी इनर लेयर, जिसने के यानी न्यूक्लियर एनवेलप का अगर हम लोग रोल देखें तो हम ये देखते हैं कि ये किस चीज़ को इनक्लोज करता है, ये इनक्लोज करता है या ये कवर करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये क्या है, ये न्यूक्लियस की कवरिंग है। तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो किस चीज़ को इनक्लोज कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म को, इनक्लोजेस न्यूक्लियोप्लाज्म। और किस तरह ये इनक्लोज कर रहे हैं, जस्ट लाइक cell membrane encloses cytoplasm।
encloses cytoplasm। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा वो आप लोगों ने देखे कुछ पोर्स जो कि आप लोगों को कहाँ पर नज़र आए, ये आप लोगों को नज़र आए न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही, यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वहाँ पर आप लोगों को कुछ सुराख नज़र आए जिनको हमने नाम दिया न्यूक्लियर पोर्स का, न्यूक्लियर पोर्स। और हमने ये देखा कि ये कुछ ओपनिंग्स हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ओपनिंग्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियर एनवेलप, इन न्यूक्लियर एनवेलप। और इन पोर्स का जो है वो क्या फंक्शन है, इन पोर्स का फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप जिस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसी तरह न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर एनवेलप इज सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल का मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन जो कि क्या करेगी, कुछ मटेरियल या कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देगी और कुछ को क्या करेगी, अलाउ करेगी, और कुछ को क्या करेगी, उनको इनहिबिट कर देगी उनकी एंट्री को। तो हम कहते हैं कि सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेमी परमिएबल ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि अलाउ करती है कुछ सम मटेरियल्स या कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से जो है वो अलाउ करती है पास होना, और कुछ को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, यानी अपने अंदर से पास नहीं होती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करेगी अंदर आना और कुछ को क्या कर देगी, उनकी एंट्री को इनहिबिट द एंट्री ऑफ अदर मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल्स की एंट्री को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, एंट्री ऑफ सम मटेरियल्स। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के हमने सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में कहाँ पर पढ़ा था, हमने सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। और हमने ये क्यों कहा था कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि ऐसे मटेरियल को सेल में आने देती है जो कि सेल के लिए फ़ायदेमंद होता है और ऐसे मटेरियल को अंदर नहीं आने देती है जो कि सेल को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया था सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं कि और कौन से स्ट्रक्चर्स जो हमने डायग्राम में देखे हैं न्यूक्लियस के, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और जो फ्लूइड लाइक मटेरियल पढ़ा, जैसे हमने जो है वो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, इसी तरह हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ा है। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग कहते हैं कि इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप, इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप ग्रेन्युलर fluid is present which is known as न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आपको जो है वो एक ग्रेन्युलर फ्लूइड नज़र आया जो कि आप लोगों को ब्लू कलर से शो हो रहा था,
और इस फ्लूइड लाइक मटेरियल को, जो कि ग्रेन्यूलर इन नेचर था, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट या क्लियर नहीं था, बल्कि आप लोगों को इसके अंदर कुछ ग्रेन लाइक मटेरियल भी नज़र आ रहा था, तो इस ग्रेन्यूलर फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल या सेमी विस्कस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं इनसाइड सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता या क्लियर नहीं होता, ये भी ग्रेन्यूलर इन नेचर होता है और ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने और स्ट्रक्चर्स देखे, उनके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स जो है वो आप लोगों ने कहाँ पर देखे, न्यूक्लियस के अंदर देखे, और इनका क्या रोल है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने जो है वो एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखा। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो आप लोगों को दो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। एक आप लोगों को नज़र आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आप लोगों ने देखा कि एक डार्क स्पॉट है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, डार्क स्पॉट है, और ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में। और हम ये देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस है, इसका क्या रोल है, तो इसका रोल ये है कि ये बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम्स। अगर हम ये देखें कि हम न्यूक्लियोलस को एक और जो है वो किस नाम से या कौन सी टर्म हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोमल फैक्ट्री का भी नाम देते हैं। और वो क्यों देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो रोल देखें या फंक्शन देखें न्यूक्लियोलस का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम इसको राइबोसोमल फैक्ट्री का नाम क्यों दे रहे हैं। रोल ऑफ न्यूक्लियोलस अगर हम लोग देखें, तो हम ये देखते हैं कि ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये करता है, इट इज़ द साइट where ribosomal RNA is synthesized. It is a site of ribosomal RNA which assemble to form राइबोसोम्स। क्योंकि हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनता है, और जब ये राइबोसोमल आरएनए जो है वो असेंबल होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। इसलिए हम न्यूक्लियोलस को कहते हैं कि ये राइबोसोमल फैक्ट्री भी है, या ये ऐसी फैक्ट्री है, या ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस जिसमें राइबोसोम्स जो है वो क्या होते हैं, बनते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि और कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो आप लोगों ने और जो स्ट्रक्चर्स देखे, उनमें आप लोगों ने देखा क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में आप लोगों ने कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, जो कि आप लोगों को कब नज़र आते हैं, जब भी सेल कहाँ होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमेटिन जो है वो क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये कहाँ आपको नज़र आते हैं, इन न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आपको कब नज़र आते हैं, ये आपको नज़र आते हैं जब भी सेल जो है वो कहाँ पर होगा, नॉन डिवाइडिंग फेज में। जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, तो आप लोग जब माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी सेल को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप लोग को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे क्रोमेटिन का।
लेकिन स्टूडेंट्स जब यही सेल जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, जब यही सेल जो है वो आ जाएगा कहाँ पर, एक डिवाइडिंग फेज में, यानी जब ये सेल डिवाइड होने लगेगा तो आपको यही क्रोमेटिन यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नजर आएंगे, जिनको हम नाम देंगे क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है किसकी, क्रोमेटिन की। और आपको ये क्रोमोसोम्स जो है वो ये कब नजर आएंगे, जब सेल जो है वो कहाँ होगा, ये डिवाइडिंग फेज में होगा या सेल डिवाइड कर रहा होगा। डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल में आपको जो है वो ये स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम जो है वो नजर आएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें कि किससे मिलकर ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं, तो हमें पता है कि ये क्रोमोसोम्स जो है ये बने होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए से और प्रोटीन से। कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स पर अगर हम गौर करें तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और डीएनए का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि इसका पूरा नाम जो डीएनए का है वो क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वो प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम्स को बनाने में हेल्प करती है, उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हम लोगों ने अभी बात भी की थी कि इसमें जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम ये देखेंगे कि इसका क्रोमोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लियस तो आपको नज़र ही नहीं आता। तो इस वजह से हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उनके क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पर होंगे, उनके क्रोमोसोम्स जो है वो आप लोगों को नज़र आएंगे साइटोप्लाज्म में। और हम ये देखते हैं कि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनके कॉम्पोजिशन कैसी होगी, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला जो क्रोमोसोम होगा उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ बना होगा डीएनए से, उसमें प्रोटीन जो है वो नहीं होगी। कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बने होते हैं डीएनए से, कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से सिर्फ बने होंगे, कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली। जो प्रोटीन्स हैं वो इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होंगी। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो क्विक रिव्यू दे देती हूँ। तो हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस की जो डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाई है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से लूँगी क्विज़, और क्विज़ लेने से मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को आज के टॉपिक की कितनी समझ आई है। स्टूडेंट्स हम लोग एक दफ़ा दोबारा से जो है वो इसकी डायग्राम देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को जो है वो आज के टॉपिक को मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आज के टॉपिक की एक दफ़ा जो है वो रिवीजन हो जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस की डायग्राम है जिसमें आप लोगों को एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये आउटर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, यानी इसमें आपको दो लेयर्स नज़र आ रही हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, और इसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप का। इसके बाद आप लोग को न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक ब्लू कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। जिस तरह के सेल में जो है वो एक सेमी विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। इस फ्लूइड में यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं क्रोमेटिन,
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और साथ ही आप लोगों को एक डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोलस का। इस न्यूक्लियोलस को हमने राइबोसोमल फैक्ट्री का भी नाम दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं ये नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल में आप लोगों को नज़र आएंगे, लेकिन जब डिवाइड होगा सेल तो यही क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस तरह से जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देंगे क्रोमोसोम्स का। इसके बाद आप लोगों को जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ पोर्स या सुराख भी नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स का। तो ये डायग्राम है न्यूक्लियस की जो आप लोगों ने आज स्टडी की। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लेती हूँ और ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जो है वो इन क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से मैं एक छोटा सा क्विज लेती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुके हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर एनवेलप हम लोग किसको कहते हैं? ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी कवरिंग जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को इनक्लोज करती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है या फिर डबल मेम्ब्रेन जो कवरिंग है न्यूक्लियस की, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है व्हाट इज क्रोमेटिन। तो आप लोगों को पता है कि जब भी सेल जो है वो कहाँ पर होगा? नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, यानी डिवीजन जो है वो नहीं हो रही होगी, तब जो है वो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए कि डिफाइन क्रोमोसोम्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जो है वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। आप लोग जो है वो एक वर्ड चूज करेंगे कि ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल जो क्रोमेटिन होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम का नाम देंगे। और आप लोग ये भी बताएंगे कि क्रोमोसोम्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए से और प्रोटीन से। और अगर प्रोटीन का नाम आप लोगों को पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में वो है व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं? इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप फ्लूइड लाइक मटेरियल या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? तो आप लोगों को इसका आंसर भी आता है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो क्या क्या चीज़ होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आप लोगों को न्यूक्लियोलस नज़र आया और साथ ही आप लोगों को क्रोमेटिन भी नज़र आया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें से और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें से आप लोगों से जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है व्हाट इज लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। व्हाट इज लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल होते हैं जो कि न्यूक्लियस को एक साइड पे जो है या एक तरफ जो है वो क्या कर देता है? पुश कर देता है। तो आप लोग को ये दोनों लोकेशंस जो है वो लिखनी पड़ेंगी, एनिमल सेल की भी और प्लांट सेल में न्यूक्लियस की भी लोकेशन जो है आप लोग को डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है राइट नोट ऑन न्यूक्लियस, और साथ ही हम देखते हैं राइट नोट ऑन न्यूक्लियस, और साथ ही आप लोगों से जो है वो ये भी कहा जा सकता है ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। अगर आप लोगों से ये कहा जाए या ना कहा जाए, यानी डायग्राम ड्रॉ करने का कहा हो या ना कहा हो, आप लोगों ने हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करनी है। यानी अगर आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन आते हैं कि राइट नोट ऑन न्यूक्लियस, तो तब भी आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है। और आप लोगों ने जो है वो कैसे लिखने, यहाँ पर नोट में आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने इसका जो एक्सप्लेनेशन है या जो आंसर होगा वो आप लोग कैसे देंगे,
उसके अंदर आप लोग हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो आप लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस की जो है वो डेफिनेशन क्या है। इसके बाद आप लोग ये बताएंगे कि अक्रेंस क्या है। इसके बाद आप लोग लोकेशन बताएंगे कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी उसकी आप पोजीशन बताएंगे। फिर आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट सब हेडिंग्स जो मैंने आप लोग को बनाना बताई हैं वो आ जाएंगी। और इसके बाद आप लोग जो है वो क्या करेंगे, ये बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता। और आप लोग फिर इसकी लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। और आज की छोटी सी एक्टिविटी ये है कि आप लोगों ने एक तो न्यूक्लियस पर नोट लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये प्रिपेयर करने हैं, इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, और साथ आप लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यूक्लियस की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने न्यूक्लियस को डिटेल में स्टडी किया। हमने देखी न्यूक्लियस की डेफिनेशन, साथ ही साथ हमने देखा कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। साथ ही साथ हमने देखा कि न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। फिर हमने न्यूक्लियस की डायग्राम देखी और इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी भी किया। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैंने एक छोटा सा क्विज लिया, जिसमें मैंने आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है और न्यूक्लियस की डायग्राम भी पेन से ज़रूर ड्रॉ करनी है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।